दोस्तों, हमारी ऐतिहासिक श्रृंखला भारत पर इस्लामिक आक्रमण के पार्ट 8 में आपने जाना कि कैसे पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई तथा जयचंद को धोखा देकर गोरी ने उसका भी कत्ल किया। उसने दिल्ली की गद्दी पर ऐबक को बैठाकर इस्लामिक राज्य विस्तार करके भारत को निर्बाध रूप से बार बार लूटा। किस प्रकार खोखर विप्लव में खोखरों द्वारा गोरी का वध किया गया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं हमारा नॉलेजबल चैनल रियल ग्रेट इंडिया और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत पर इस्लामिक आक्रमण श्रृंखला का पार्ट 9, जिसमें आप जान पाएंगे मोहम्मद गोरी के बाद भारत का बदलता परिवेश और आगे कौन कौन इस्लामिक आक्रांताओं का भारत पर आक्रमण हुआ तथा उसके क्या परिणाम हुए। दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं और आप आगे के घटनाक्रम को जानना चाहते हैं, हमारे वीडियो आप तक पहुंच सकें, इसके लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं। दोस्तों, अब हम पलटकर फिर आगे के घटनाक्रम पर आते हैं। मोहम्मद गोरी का पहले गुलाम रहे ऐबक ने दिल्ली प्रशासन को बहुत अच्छी तरह संभाला। सुल्तानों के बदलते क्रम में दिल्ली सल्तनत में कई शासक आए। गुलाम वंश सन 1206 से सन 1290 तक सत्ता में रहा। इसके बाद सन 1290 से सन 1330 तक खिलजी वंश सत्ता में रहा। सन 1330 से 1414 तक तुगलक वंश सत्ता में रहा। सन 1414 से सन 1451 तक सैयद वंश सत्ता में रहा। सन 1451 से सन 1526 तक लोदी वंश सत्ता में रहा। इसी सुल्तान काल में सन 1394 में फिरोज शाह तुगलक का पोता नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इन दिनों तुगलक वंश पतन की ओर जा चुका था और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। तभी 17 दिसंबर सन 1398 को एक नया आक्रांता मंगोल लुटेरा तैमूर लंग, जो बड़ा ही निर्दयी तथा जालिम था, वह दिल्ली आया आंधी तूफान की तरह और सब कुछ तबाह तथा बर्बाद करके चला गया। तैमूर लंग की बर्बरता के घटनाक्रम का हम अलग से एक वीडियो बना रखे हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिसका टाइटल है इतिहास का सबसे बड़ा हत्यारा लुटेरा। उस वीडियो में आप दिल्ली की उस बीभत्स घटना के विषय में विस्तार से जान सकते हैं। दोस्तों, सन 1526 के बाद से सुल्तान काल समाप्त हो गया और एक नए परिवेश का जन्म हुआ, जिसका सूत्रधार था जहीरुद्दीन बाबर, जिसने दिल्ली में बादशाहत का युग आरंभ किया और मुगल वंश की स्थापना की, जिसमें सुल्तान नहीं बल्कि शासक को बादशाह कहा जाता था। तो ये नया आक्रांता बाबर कौन था? चलो इन्हें भी जान लेते हैं। बाबर का जन्म 14 फरवरी सन 1483 में मध्य एशिया के फरगना नामक राज्य में हुआ था। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तथा माता का नाम कुतलुक निगार था। माता चंगेज खां के वंश की थी तथा पिता तैमूर लंग के वंश की 5वीं पीढ़ी के थे। बाबर को इतिहास, फारसी, तुर्की और ज्योतिष शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। बाबर को अपने मामा से समरकंद और चाचा से फरगना के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। साथ ही शैबानी खां, इस्माइल सफानी और उबैदुल्ला उज्बेक से भी भारी संघर्ष करना पड़ा। इतने संघर्षों के चलते बाबर पूरी तरह बेघर हो चुका था। बाबर ने तोपखाना, बारूद के प्रयोग की कला, बंदूकों का प्रयोग भी सीखा, छापामार युद्ध का ज्ञान भी प्राप्त किया। ये समझ लो कि उसे जो भी किसी ज्ञान का स्वामी मिला,
उसने उससे उसका ज्ञान सीखा। इसी कौशल के चलते उसे युद्ध में जीत हासिल करने का हौसला मिला। वह बेघर होकर भी हिम्मत नहीं हारा और ठिकाना तलाशता रहा। उन्हीं दिनों उसे भारत में लोदियों के विरुद्ध आक्रमण करने का आमंत्रण मिला, जिसके कारण वह भारत की ओर अपने लश्कर के साथ रवाना हुआ। जबकि भारत में बसे मुसलमान और हिंदू राजपूत राजे, जिन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सीखा, सिर्फ परंपरागत युद्ध के तरीके के बल पर और सैन्य शक्ति बढ़ने पर पनप रहे घमंड में सराबोर विलासी जीवन जीते रहे। बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में खुद ही लिखा है कि भारत में स्वर्ण शिलाएं और स्वर्ण मुद्राएं बहुतायत भरी पड़ी हैं। अतः बेघर लूटे पिटे बाबर को स्वर्ण का लालच भारत में आक्रमण के आमंत्रण को स्वीकार करने को विवश कर दिया। उसने अपने कामुक सैनिकों को स्वर्ण और सुंदर औरतों का प्रलोभन देकर भारत पर आक्रमण करने को आकर्षित किया। बाबर खुद निर्दयी, अत्याचारी और कट्टर मुसलमान था। साथ ही कट्टरपंथी उलेमाओं ने बाबर को भारत में हिंदुओं को मुसलमान बनाने, इस्लामिक राज्यों को बढ़ाने, मंदिर मूर्तियों को तोड़ने, खूबसूरत औरतों का अपहरण करके उन पर अत्याचार करने के लिए जोश चढ़ाते हुए कहा, अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो तुम्हें महान धार्मिक विजेता की उपाधि मिलेगी तथा तुम इस्लाम के सबसे बड़े संरक्षक कहलाओगे। इस कारण बाबर कट्टर जिहादी बना और भारत पर हमला किया। दोस्तों, बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया। इसके बाद भारत पर प्रारंभिक 4 आक्रमण किए, जिनसे प्राप्त सफलताओं तथा असफलताओं से उसने लाभ उठाया और पूरी तैयारी के साथ सन 1526 में उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में भारी खून खराबा करके पराजित किया। आलम खां तथा दौलत खां लोदी ने बाबर को पानीपत के युद्ध में पूरी मदद की। पानीपत में 21 अप्रैल सन 1526 में निर्णायक युद्ध हुआ। बाबर की तोपों ने जमकर आग उगली। इस युद्ध में 1500 सैनिक मारे गए। ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य और इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में ही मारे गए। हुमायूं, जो बाबर का बड़ा बेटा था, उसे बाबर ने आगरा फतह के लिए भेजकर और खुद दिल्ली रवाना हो गया। इस पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी की हार नहीं, बल्कि बाबर की सफलता का असली कारण बाबर का तोप खाना रहा तथा बाबर की युद्ध कुशल रणनीति रही। उसका नेतृत्व शानदार रहा। यह विजय आदमी पर बारूद की विजय थी। पानीपत में इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश का शासन समाप्त हो गया, पर अफगानों की शक्ति नष्ट नहीं हुई, दुर्बल जरूर हो गई। बाबर ने भारत में एक नए राजवंश की स्थापना कर दी, जिसे मुगल राजवंश कहा गया तथा यहीं से सुल्तान की उपाधि भी खत्म हो गई, क्योंकि मुगल काल के शासक को सुल्तान नहीं, बादशाह सलामत कहा जाता था। बाबर दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ और स्वयं को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया। बाबर की ताकत और आत्मविश्वास बढ़ता चला गया। वह पूरे भारत पर शासन करने की सोच बना चुका था, पर इस सोच में सबसे बड़ी बाधा राजपूत राजा थे, जो बहुत ही सूरवीर और साहसी आन बान शान के लिए जाने जाते थे। राजपूत राजाओं में राणा सांगा सबसे अधिक ताकतवर और पराक्रमी माने जाते थे। बाबर ने सोचा, अगर राणा सांगा को परास्त कर दिया जाए तो सारे राजपूत राजा खुद ही आकर समर्पण कर देंगे। फिर बाबर को चुनौती देने वाला कोई शेष नहीं बचेगा। साथ ही राणा सांगा पर विजय प्राप्त होने से उसे सर्वाधिक प्रतिष्ठा, दबदबा, धार्मिक यश, अपार धन और बड़ी मात्रा में खूबसूरत औरतें भी प्राप्त होंगी। साथ ही विशाल मुगल साम्राज्य भी स्थापित हो पाएगा। बाबर के मन में यह विचार पूरी तरह बैठ गया था। यही सोचकर बाबर ने पानीपत विजय के 1 वर्ष बाद ही 27 मार्च सन 1527 को राणा सांगा पर आक्रमण कर दिया।
कारण वही था जो पानीपत युद्ध का था। अंतर सिर्फ इतना था कि इस बार एक महान योद्धा हिंदू शासक राणा सांगा से बाबर का सामना था। दोस्तों, आगे आने वाले वीडियो में हम राणा सांगा और बाबर का खानवा के मैदान में युद्ध तथा उसके परिणाम के विषय में, इसके बाद आगे कौन सा विदेशी इस्लामिक आक्रांता भारत पर आक्रमण करने आया, उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे तथा पूरे घटनाक्रम से आपको रूबरू कराएंगे। आगे के घटनाक्रम की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए, इसके लिए आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी को भी दबाएं। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं एक नॉलेज से भरा हुआ घटनाक्रम लेकर। धन्यवाद।